हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की हिस्ट्री। वी विल कवर 11th 12th बोथ, बट हम 11th की हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बुक ऑफ हिस्ट्री आई हैव एवर रेड, क्योंकि 11th 12th के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री कवर कर दी है। द राइटर्स आर ब्रिलियंटली ऑसम और सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर रखी है। इनफैक्ट ये जो लेटेस्ट वाली है इन्होंने कलर्ड बनाई है। इससे पहले जो इनके एडिशंस थे वो कलर्ड एडिशंस नहीं थे, बट दिस बुक्स बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं इस बुक के अंदर। एंड लेटेस्ट एडिशन है, रिवाइज एडिशन 2020 का। तो इसके हिसाब से, इसी सिलेबस के हिसाब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। सो इसमें 19 चैप्टर है आपके, और 19 चैप्टर में इन्होंने पूरा यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री कवर कर लिया है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री के बाद जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको कवर करते हुए मॉडर्न का शुरुआत कर दिया है। और जो 12th में हम पढ़ते हैं वो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री और थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। तो आप ये देखिए 11th 12th के लिए तो ये ऑसम है ही है, बट उसके अलावा जो खासकर यूपीएससी है या आईएएस वगैरह है या स्टेट पीसीएस है, उनके एग्जाम के लिए ये दोनों बुक बहुत मस्त है। क्योंकि अभी तक क्या था कि हम बहुत परेशान रहते थे कि कौन सा ऐसा प्लीज एक सिंगल सोर्स हो जिससे हम हिस्ट्री पढ़ सके। हिस्ट्री क्योंकि बहुत वाइड है, तो आई कैन अश्योर कि ये दोनों बुक एटलीस्ट आपका बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो लास्ट ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इसी बुक से उठाए गए हैं 11th एंड 12th से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है अर्ली इंडिया। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी दोनों बुक खत्म करने की। बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 320 पेज की लगभग ये किताब है, और लगभग 300 पेज की आपकी 12th की बुक है। सो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, 2 से 2.5 महीने में ये इजीली कवर हो सकती है अगर आप इसको पढ़ें साथ साथ। तो इससे ऊपर बहुत मुश्किल है कोई चीज़ आए। सो यूनिट 1 है अर्ली इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू द इंडस सिविलाइजेशन। यानी कि जब कुछ भी नहीं था, तो जब कहीं पर कुछ भी नहीं था, नहीं था, तू ही था, तू ही था। तो ऐसा कुछ विचार के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी बड़ी सी लाइफ में, छोटी सी लाइफ नहीं बोलेंगे। तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया अर्ली डेवलपमेंट किसका, कल्चर का, सिविलाइजेशन का। क्योंकि ओल्ड एज से ही बहुत सारे जो ग्रुप थे ना इंडिया के, इट हैड माइग्रेटेड मल्टीपल टाइम्स, जिसकी वजह से बहुत सारे कल्चरल एडाप्टेशन हुए। भाई इंडिया के अंदर क्यों इतने सारे कल्चर है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग आए, कहीं से कोई कल्चर लेके आया, कहीं से कोई कल्चर लेके आया। तो आज हम देखते हैं बहुत ही डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है। सो ईच ग्रुप का अपना कल्चर था, जिसकी वजह से उसके कल्चर्स आज हमारे इंडिया में इनकलकेट हो गए, एंड इट लेड टू प्लूरलिस्टिक बिलीफ एंड सिस्टम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लूरलिस्टिक? डिफरेंट डिफरेंट, कि ऐसा नहीं सेम है, प्लूरल है मतलब अलग अलग है। So from a life of foraging through nomadic pastoralism and settlers in Indus region to a matured stage of living in Bronze Age। तो स्टार्टिंग में हम नोमैडिक पेस्टोलिस्ट थे। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? चरवाहे लोग, कि कहीं पर पहले एक जगह रह लिए, फिर 2-3 बाद कहीं और रह लिए। अच्छा, वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक, क्योंकि हर एक लाइन से एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर। तो बहुत ही थॉरो स्टडी करेंगे इसे, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए। सो दिस चैप्टर फोकसेस ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहले सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन इन स्टोन एज से लेकर के टोटल इंडस सिविलाइजेशन तक। अच्छा, अब जी सवाल ये आता है कि भाई इतना सब कुछ हम लिखते तो हैं, बट इसके सोर्सेज हमें कहाँ से मिले? तो इसके जो बेसिक सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वो हमें मिलते हैं कहाँ से? अगर हम डिफरेंट चीज़ें देखें, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कि लिटरली हमको वो चीज़ सच में दिखाई दे रही है। उसके अलावा जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स, जो डिफरेंट तरीके की मिट्टी थी वो कितनी पुरानी है वहाँ पे और क्या काम हुए हैं। एनिमल बोन्स, फॉसिल्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स मिलते हैं बहुत ही पुराने एज के, बोन टूल्स मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या सबूत देते हैं कि ये चीज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी थी। सो देर इज़ नो रिटर्न एविडेंस फॉर दिस पीरियड। ऑब्वियसली बात, अगर आप बहुत एंशियंट में जाओ तो रिटर्न नहीं है। अगर है भी ना, जैसे हड़प्पन्स में था, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं करी गई, यानी कि उसका मतलब क्या है वो हमें अभी तक नहीं पता चला है। फिर है द फॉनल। फॉनल मतलब जो एनिमल होते हैं, फ्लोरल मतलब जो प्लांट होते हैं। सो फॉनल एंड फ्लोरल सोर्सेज वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं।
किस चीज़ के लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ स्टोन एज पीपल विद देयर इन्वायरमेंट। फ्लोरल एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे फूल पत्तियों के हो गए, या शैड सीड्स, पॉलन्स एंड फाइटोलिथ्स, जो कि प्लांट के स्टोन्स होते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो फार्मिंग प्रैक्टिस होती होगी ना स्टोन एज पीपल में, तभी तो हमें ये सारी चीज़ें सीड्स वगैरह देखने को मिलती है। क्योंकि अगर नहीं होती तो सीड्स ना के बराबर होते हैं, और ना के बराबर होते तो अब तक खत्म हो गए होते हैं। हमें बहुत ही वास्ट क्वांटिटी में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे हम क्या चीज़ निकालते हैं दिमाग में कि हाँ ठीक है ये काम हुआ होगा। देखिए हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज लाइक समथिंग कि आपको जो सबूत मिल रहे हैं उसको आप मीनिंग क्या निकाल रहे हो सकता है कि आप उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहे हो, मैं कुछ और निकाल रही हूँ, बट वॉट वी गेट टू स्टडी ना, कि जिसके सबसे ज़्यादा सबूत हमें मिले, तो हो सकता है कल को ये सारी चीज़ें बदल जाएं। इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसा वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड हो रखा कि ऐसा कुछ हुआ था, हम मान के चलते कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सो ह्यूमन जीन्स, वो भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स मिला किसका? फॉर अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिकल माइग्रेशंस, या जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए, इट स्टडीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन। अच्छा, डीएनए से कैसे पता चलता है? डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, मान लो इंडिया में कोई ऐसा फॉसिल मिला, हमने उसका डीएनए चेक किया, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में स्टडी तो होती रहती है, बट वैसा ही सेम डीएनए, या सेम नहीं कह सकते, सिमिलर कह सकते हैं, हमें अफ्रीका में मिला। तो इसका क्या मतलब है कि या तो वो इंडिया से अफ्रीका गए होंगे कुछ लोग, या अफ्रीका से इंडिया आए होंगे। हम मान के चलते हैं अफ्रीका से इंडिया आए थे, क्योंकि हमें जो सबसे पहला ह्यूमन मिला था वो अफ्रीका में मिला था। हो सकता है कल को इंडिया में मिल जाए तो हिस्ट्री बदल जाए, पर फिलहाल के लिए हम इसी चीज़ को मान के चलते हैं। सो लैंग्वेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, ये फैमिलीज, ये सब फ्लरिश हुई थी इंडिया में। These languages develop and evolve during the various phases of migration in prehistory. तो ये एक मेजर था। अब 1.1 प्री हिस्टोरिक इंडिया की अगर हम बात करते हैं, बहुत पहले, प्री हिस्ट्री, बहुत पहले वाले पीरियड में पहुंच जाओ, तो पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक टाइम। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से लिख पाना। अब स्क्रिप्ट लिख पाना ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश ही लिखा है आपने, कोई भी भाषा में, या पेंटिंग के थ्रू, या कोई साइन लैंग्वेज के थ्रू, कहीं पर भी कुछ लिख पा रहे हो तो वो हिस्टोरिक टाइम हो जाता है। पर उससे पहले वाली चीज़ है प्री हिस्टोरिक टाइम है। इसको स्टोन एज भी बोला जाता है, क्योंकि मेजरली जो भी सारा काम होता था यहाँ पे पत्थर से ही होता था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोन एज, हम क्या इंक्लूड करेंगे यहाँ पे? इंटायर साउथ एशिया। इंटायर साउथ एशिया का मतलब क्या है कि भारत क्या था पहले? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सबको मिला के ऐसे मान लेते हैं हम एज अ होल। सो ह्यूमन एंसेस्टर्स आर लाइकली टू हैव फर्स्ट इवॉल्व इन अफ्रीका। हम मान के चलते हैं ह्यूमन एंसेस्टर सबसे पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए, उसके बाद वो माइग्रेट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो जो अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर है, जो उसकी स्पीशीज है, ये माइग्रेट हुआ होगा अफ्रीका से, और जो हमको वहाँ पे मिला था, जो पहला ह्यूमन एंसेस्टर, उसको हमने बोल दिया होमो इरेक्टस, उसका नाम रख देते हैं ऐसा होमो होमो करके, क्योंकि होमो का मतलब क्या? बेसिकली ह्यूमन जो है। सो टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी जो प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो बिगिन होती है विद इन द टाइम स्पैम ऑफ 1 मिलियन ईयर्स अगो। तो पहले क्या मानते थे कि भाई प्री हिस्ट्री 1 मिलियन ईयर अगो पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ और सबूत मिले, तो 1 मिलियन से पहले के भी सबूत मिले, तो हम मान के चलते हैं कि वो लगभग 2 मिलियन से 1 मिलियन के बीच में शुरू हुई थी। हाँ, अगर हमें 3 मिलियन पुराने सबूत मिल जाएंगे तो ये वर्ड फिर से चेंज हो जाएगा। सो जनरली जो पीरियड है बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट, ये ब्रॉडली डिवाइडेड होता है किसमें? स्टोन एज में, ब्रॉन्ज एज में एंड आयरन एज में। हिस्टोरिक मतलब जिसके हमें रिटर्न सबूत मिल जाते हैं, जैसे बेसिकली एंशियंट के कुछ पार्ट के मिल जाते हैं, मेडिवल के तो लगभग सारे ही मिल जाते हैं, बट उससे पहले वाले जो हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन। इनके नाम से ही रखा गया है ये नाम, इनके काम से ही। स्टोन एज मतलब जहाँ पे स्टोन्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा। ब्रॉन्ज एज जो ब्रॉन्ज, तांबा का यूज़ ज़्यादा, तांबा लाइक मटेरियल होता है ब्रॉन्ज। फिर है आयरन, जहाँ पे आयरन का यूज़ किया करते थे हम। सो हेंस द नेम्स ऑफ मटेरियल दैट दे यूज, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर या आयरन एज कल्चर, या जोग्राफिकल रीजन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उसका नाम हमने जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से दिया। इंडस कहाँ पे है? तो इंडस जहाँ पे थी वहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी।
और उसके अलावा हड़प्पा, हड़प्पा का नाम हमने कहाँ पे लिया, एशोलियन। एशोलियन मतलब कि जब हम ये चीज़ें ढूंढ रहे थे तो पहली साइट कौन सी मिली, तो इन पूरे कल्चर का नाम वो पहली साइट से ही हमें दे दिया गया। अच्छा, अब आउटरीच क्या होता है लोगों का, हड़प्पा ही क्यों नाम रखा, हुड़िप्पा क्यों नहीं रख दिया, या गोलगप्पा क्यों नहीं रख दिया। तो जी अब रख दिया तो रख दिया, अब इसको हमें ऐसे ही लर्न करना है। सो अर्लीस्ट एज इन हिस्ट्री, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं या फिर पेलियोलिथिक, देखो सबसे पहले पहुंच जाओ, सबसे पहले जिसके हमें जरा बहुत सबूत हैं, तो उसको हम ओल्ड स्टोन एज, पुराना स्टोन एज, यहाँ पे सिर्फ ये पत्थर पत्थर यूज कर रहे हैं, और ओल्ड स्टोन एज को ही हम पेलियोलिथिक एज बोल देते हैं। अब इस पेलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल एंड अपर। 3 है। लोअर मतलब सबसे ही पुराना, पुराने का भी पुराना, कतई पुराना, मतलब एकता कपूर के सीरियल में जो बाव होती है उससे भी पुराना। सो द पीरियड आफ्टर ओल्ड स्टोन एज पेलियोलिथिक। अब पेलियोलिथिक में 3 हो गए, उसके बाद पेलियोलिथिक के बाद जो एज आती है ना उसको हम मीजोलिथिक बोलते हैं। है अब भी ये स्टोन एज ही, मीजोलिथिक में भी स्टोन का ही काम हो रहा है। एंड पीरियड दैट फॉलोड द मीजोलिथिक इज कॉल्ड न्यूलिथिक, और मीजोलिथिक के बाद जो आता है वो है न्यूलिथिक। यानी कि अगर हम ओल्ड स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या बना हमारा, सबसे पहले पेलियोलिथिक, फिर उसके बाद मीजोलिथिक, फिर न्यूलिथिक। पेलियोलिथिक 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। सो दिस इज द एज इन विच एनिमल एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन डेवलप। तो न्यूलिथिक कौन सी एज थी भाई, इतना आते आते इंसान को समझ में आ गया था कि एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, यानी कि गऊ माता को डोमेस्टिकेट करेंगे, पालेंगे तो दूध मिलेगा, घोड़े को पालेंगे तो उससे हम ताकतवर हो सकते हैं। अब जिसकी वजह से अब क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ तो फूड प्रोडक्शन बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप गाय भैंस पालने लगोगे तो फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब क्लासिफिकेशन जो होता है इन कल्चर्स का, वो यूज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक, क्रोनोलॉजिकल एंड लिथिक एविडेंस। यानी कि बेसिकली जो पत्थर वगैरह से हमें सबूत मिले हैं, या फिर टाइम फ्रेम के जो भी सबूत मिले कि इस समय हमें ये मिला, उस हिसाब से हमने ये डिवाइड कर दिया जी। अब थोड़ा सा हम जानते हैं लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में कि ये कैसा था। तो सबसे अर्लीस्ट लिथिक, लिथिक पत्थर, पत्थर पत्थर को ही लिथो बोलते हैं। तो अर्लीस्ट लिथिक आर्टिफैक्ट्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लोअर पैलियोलिथिक कल्चरल फेस में जो ह्यूमन एंसेस्टर थे, ह्यूमन एंसेस्टर जो स्पीशीज थे किसके, होमो इरेक्टस के, जो हमें कहाँ पे मिला था, अफ्रीका में। हम मानते हैं कि वो दे बिलीव टू लिव इन इंडिया। अब फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो आइडेंटिफाई किया गया था एट द साइड ऑफ पल्लवपुरम नियर चेन्नई बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट इन 1863। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ फर्स्ट लास्ट कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ना तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला जो पैलियोलिथिक टूल था वो कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था इंडिया के अंदर, चेन्नई में। कैसे याद रख सकते हो आप कि भाई टूल मिल नहीं रहा था तो चैन नहीं आ रहा था, तो चेन्नई में ये सब मिला। अब चेन्नई में कहाँ पे, चेन्नई में पल्लवपुरम में। अब पी से पैलियोलिथिक, पी से पल्लवपुरम। ढूंढा किसने, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अब रॉबर्ट ब्रूस फुट आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो कि भाई उसने फुट से ढूंढ लिया। कब ढूंढा, 1863 में। देखो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके 5 साल बाद ढूंढ लिया, मतलब मान के चलो ऐसा 5 साल का गैप था। अब कोई एक चीज पता, ईयर याद करने का सबसे बढ़िया यही तरीका है, आप एक ऐसा ईयर दिमाग में रख लो जो बहुत फेमस है। जैसे फॉर व्हाट आई डू, आई रिमेंबर 1857। अगर 1850s के आसपास की बात है तो उससे मैं गिन लेती हूँ कि 5 साल बाद, अच्छा ठीक है पैलियोलिथिक में ना पल्लवपुरम में ये काम हुआ था। तो ये चीज़ अगर आपको हेल्प करेगी तो आई एम मोर देन ब्लेस्ड। सो ही फाउंड मैनी हिस्टोरिकल साइट्स व्हेन ही एक्सटेंसिवली सर्वेड डिफरेंट पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद न्यूमरस पैलियोलिथिक साइट्स जो थी वो आइडेंटिफाई हो गई और एक्सकेवेट होना शुरू हो गई ऑल ओवर इंडिया में। सबसे पहले ये ढूंढी गई, उसके बाद बहुत सारी साइट्स ढूंढी गई। अब लिथिक टूल्स क्या होते हैं, लिथिक मतलब पत्थर के जो टूल्स होते हैं। तो जो स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री है इट मेनली डिपेंड अपॉन लिथिक टूल्स, क्योंकि प्री हिस्ट्री में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वो कुछ टूल्स ही मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी स्टडी किस पे बेस हो जाएगी, उन्हीं टूल पे। सो प्री हिस्टोरिक साइट्स आर आइडेंटिफाइबल, इट इज based on presence of tools. So human ancestor made large stone blocks and pebbles and chipped tools out of them. तो ह्यूमन एंसेस्टर्स को क्या बनाते थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाते थे, पेबल छोटे छोटे पत्थर, चिप्ड टूल्स बनाते थे यूजिंग अनदर स्ट्रॉन्ग स्टोन। सो और क्या क्या एग्जाम्पल, जैसे हैंड एक्स हो गए,
हाथ से चलने वाली एक छोटी सी कुल्हाड़ी टाइप, क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, और एंड द लाइक वर डिजाइन इन द वे बाय फ्लिकिंग ऑफ द चिप्स। तो चिप्स को हटा के या एक तरीके से थोड़ा बहुत उसको पैना वैना करके उस पर वर्क करके ये सब चीज़ें वो क्या करा करते थे, डिज़ाइन किया करते थे। अच्छा, इससे पहले ये एक बॉक्स में दे रखा है। अच्छा, बॉक्स वाली सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, तो हम ध्यान रखेंगे कि बॉक्स वाली सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ें। सो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे ग्रो नेचुरली एंड इंडिपेंडेंटली, एंड व्हेन दे आर डोमेस्टिकेटेड, उनकी जो लाइफस्टाइल है और उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि सेल्फ प्रोपगेशन, वो चेंज हो जाता है। सो कॉन्सिक्वेंटली जो सीड से डोमेस्टिक प्लांट्स के वो स्मॉल होते गए, एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स अपनी फेरोशियसनेस भूलते चले गए। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी जानवर को लगातार जनरेशन बाय जनरेशन पालते जाओ पालते जाओ पालते जाओ, तो उसका जो एक फेरोशियसनेस है जो कि ज़रूरत है जंगल में रहने के लिए, क्योंकि जंगल में आपको बहुत गुस्से में रहना होता है, नहीं रहोगे तो कोई आपका दूसरा मार के खा जाएगा। लेकिन अगर आप डोमेस्टिकेट होते जाओगे तो ईयर बाय ईयर वो फेरोशियसनेस कम होती जाती है। सेम विथ जो सीड्स थे। सीड्स कैसे, जैसे वाइल्ड के सीड्स होते हैं जो जंगलों में होते हैं, वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, लेकिन डोमेस्टिकेशन में वो छोटे होते चले जाते हैं क्योंकि उनका कंपैरेटिवली ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सो ये था। अब यहाँ पे हम देखते हैं द टूल्स शो वेल थॉट आउट डिजाइन, फिजिकल सिमेट्री, कन्वे हाई क्वालिटी कॉग्निटिव परसेप्शन, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। तो ये जो सारे टूल्स हैं इसको देख के कहीं ना कहीं हम उनकी क्वालिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं। सो दे यूज द टूल्स फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए, बुचरिंग, स्किनिंग द एनिमल, ब्रेकिंग द बोन ऑफ बोन मैरो टू रिकवर ट्यूबर्स एंड प्लांट फूड्स, एंड फॉर प्रोसेसिंग फूड। तो बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करा करते थे, इन सारे टूल्स का यूज किया करते थे। अब जो इंडस्ट्रीज है पैलियोलिथिक कल्चर्स की, वो डिवाइड किस में की जाती है, डिवाइडेड इनटू अर्ली, मिडल एंड लेट एशियोलियन इंडस्ट्रीज में उनको डिवाइड किया जाता है। नाम याद रखिएगा। तो जो अर्ली एशियोलियन टूल्स हैं उनके अंदर क्या आएंगे, पॉलीहेड्रॉन्स, स्फेरॉइड्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड फ्लेक टूल्स। यानी कि जो सबसे बेसिक टूल्स हैं कौन कौन से, पॉलीहेड्रॉन, स्फेरॉइड, हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड फ्लेक टूल्स। अब जो एशियोलियन ट्रेडिशन है इट इज़ लाइक एब्सेंट इन द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज थे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया थे, आप ये देखो यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता था या ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो रहने के लायक स्थिति नहीं थी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहा करते थे। एंड अनकंजीनियल कंडीशन, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन वगैरह भी नहीं थी। So perhaps there was no necessity for prehistoric people to move into these area. अब ये जो sites है they are found more in central India and in southeastern part of India, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मौसम ऐसा था कि आप रह सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो, आपकी सर्वाइवल की स्थिति अच्छी थी। So these area receive high rainfall and therefore endowed with thick green cover and rich resources. सो बेसिक ये था। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लोअर पेलियोलिथिक टूल्स जो पार्ट हमें मिलते हैं वो हमें मोस्ट ऑफ द इंडिया में मिलते हैं, पर कुछ रीजन में नहीं मिलेंगे, जैसे फ्यू रीजन ऑफ गैंग्स वैली, सदर्न तमिलनाडु एंड इन हिली एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखो यहाँ पे, तो अथिरम्पक्कम, पल्लवरम, गुड़ियम और नियर चेन्नई, एंड होंस्की वैली एंड इजमपुर इन कर्नाटका, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, कुछ इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे एशियोलियन टूल्स हमें मिले। फिर से इस बार नाम रिवाइज करिए इनके, दैट इज अथिरम्पक्कम, पल्लवरम, गुड़ियन नियर चेन्नई, होंस्की वैली, इजामपुर इन कर्नाटका, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स थी। अच्छा, अभी एशियोलियन एंड सोहेनियन होता क्या है, और अभी जैसा हमने देखा तो रिसर्च के हिसाब से दो इंडिपेंडेंट कल्चर थे हैंड एक्स के। हैंड एक्स मतलब जो हाथ की वो कुल्हाड़ी टाइप यूज़ करते थे, एशियोलियन उसे बोला करते थे। एंड एक था पेबल फ्लेक, कि आप मेजरली पेबल्स वगैरह का फ्लेक टाइप में कुछ बना रहे हो, तो वो सोहेनियन इंडस्ट्रीज था। अब जो एशियोलियन इंडस्ट्री का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई बहुत इंडस्ट्री टाटा अंबानी खोल के बैठे हैं, ना जी ना। इंडस्ट्री मतलब जो वहाँ पे लोग था, ग्रुप था। तो दे मेनली हैड हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स।
तो एशलियन इंडस्ट्री के पास मेजरली हैंड एक्सेस थे एंड क्लीवर्स थे। सोहन इंडस्ट्री के पास चॉपर्स थे या चॉपिंग टूल्स थे। अब सोहन इंडस्ट्री को उसका नाम सोहन वैली, रिवर वैली ऑफ पाकिस्तान से मिला। अब लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि ये जो दो डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन थे उनको हम अब बहुत ज़्यादा अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि रिसेंट स्टडी से क्या पता चला कि कुछ ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं था। सोहन के पास एशलियन भी हो सकते थे, एशलियन के पास सोहन टूल्स भी हो सकते थे, तो दैट बिकम्स लिटिल लेस इम्पॉर्टेंट। सो अब क्रोनोलॉजी की बात करें तो पैलियोलिथिक एज कहाँ से थी, तो पैलियोलिथिक एज जो थी जब से हिस्ट्री शुरू हुई, यानी हम मान के चलते हैं जब 2 मिलियन ईयर्स अगो से 60,000 ईयर्स अगो तक पैलियोलिथिक एज क्या थी, रही थी। सो यहाँ से यहाँ तक ये रहा था। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। और इसके अंदर आप अगर और भी कुछ चेंजेस चाहते हैं या कोई भी आपका सजेशन है, दैट इज़ कम्प्लीटली वेलकम. So I will meet you all in my next video. Thank you.